हेलो फ्रेंड्स। आज हम भ्रष्टाचार के कारण और निवारण के बारे में जानेंगे और विभिन्न सरकारी प्रयास क्या है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम कि भ्रष्टाचार होता क्या है ना। तो भ्रष्टाचार का मतलब है किसी व्यक्ति या संगठन के द्वारा सौंपी गई शक्ति का दुरुपयोग करना ताकि निजी फायदा हो सके। अर्थात ये है कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना, है ना। ये भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर हो सकता है ना। कार्यालय स्तर पर हो सकता है, पारिवारिक स्तर पर हो सकता है, सामाजिक स्तर पर हो सकता है ना। तो ये भ्रष्टाचार कहलाता है। इसका सिंपल सा अर्थ है अपने को जो अधिकार है उसका दुरुपयोग हम कर रहे हैं तो वो भ्रष्टाचार कहलाएगा। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण दे देता हूँ कि अपना अधिकार है, मान लो कि अगर आप कैशियर हैं तो आप केस देना आपका मतलब कर्तव्य है और अधिकार ये है कि किसी भी तरह का उसमें अवैध लेन देन ना हो। लेकिन अगर आप आपके निजी स्वार्थ को चलते इन चीज़ों का उल्लंघन कर रहे हैं तो आप भ्रष्टाचार में लिप्त है ना। निजी स्वार्थ, निजी स्वार्थ क्या हो सकता है? धन की लालसा। निजी स्वार्थ हो सकता है धन की लालसा, है ना, ज़्यादा धन प्राप्त करने की इच्छा। और ये लालसा कभी समाप्त नहीं होती। इसी कारण से भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता रहता है। अगर भ्रष्टाचार के कारणों को देखें तो कारणों में आता है लोभ, है ना। लोभ, धन की लालसा जिसे कहते हैं। नियमों की कमजोर निगरानी, जो नियम कानून बने रहते हैं अगर उनको हम कमजोर तरीके से निगरानी करेंगे तो लोग सामान्यतः उन नियमों का उल्लंघन करते हैं। गरीबी और आर्थिक असमानता भी भ्रष्टाचार का कारण बनती है। गरीबी कैसे बनती है कि जो लोग गरीब होते हैं वो भ्रष्टाचार के माध्यम से धन प्राप्ति पर बल देते हैं। आर्थिक असमानता भी भ्रष्टाचार का कारण बनती है। जैसे मान लो कि लोगों की कम आई है ना, कम आई है तो वो धन प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, मतलब अवैध तरीकों से धन प्राप्ति पर बल देते हैं। नेक्स्ट आता है राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग। राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग, जब राजनेता इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो भाई भतीजावाद आदि पर बढ़ावा देने लगते हैं तो राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग से भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है ना। जैसे आपने सुना होगा चारा घोटाला, कोल स्कीम और अभी दिल्ली में शराब घोटाला, है ना, दिल्ली का शराब घोटाला जिसमें मनीष सिसोदिया जेल गए थे और अरविंद केजरीवाल अभी जेल में, संजय सिंह भी जेल जा चुके हैं। परंतु इनका आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। जैसे समाज में किस तरह का कल्चर आपको देखने को मिलता है ना। और जैसे मान लो कि हमारे समाज में पहले से ही लोग ऐसी धारणा बना रखते हैं कि रिश्वत देने के बिना तो कोई संभव चीज़ होगी नहीं, है ना। जैसे रिश्वत देना तो एक तरह से लोगों का धर्म बन गया है ना। कोई काम अगर कराना हो, किसी नेता हो गया, सरकारी अधिकारी हो गया, पंचायत का सचिव हो गया, इन लोगों से काम कराना है तो थोड़ा मोटा, जिसे सामान्य शब्दों में बोलते हैं चाय पानी, है ना। चाय पानी, सामने वाला बोलोगे चाय पानी करा दीजिए, हम आपको ये कार्य करा देंगे, तो ये भ्रष्टाचार का रूप है। कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में जटिलता, कानूनी और प्रशासनिक इसकी प्रक्रिया की जटिलता होती है लाल फीताशाही, है ना, लाल फीता शाही। मान लो कि आपको कोई सर्टिफिकेट बनवाना है। मान लो कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आपको बहुत सारे लोगों से संपर्क करना पड़ेगा। जैसे पंचायत के सचिव, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में लेते हैं, शहरी क्षेत्रों में लेते हैं तो नगर विकास के जो भी अधिकारी होते हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। तो वो प्रारंभिक स्तर पर ही चीज़ें इस तरह से पैसों की डिमांड करने लगते हैं कि आपका सर्टिफिकेट इस हिसाब से बनेगा। अगर आप मान लो कि हम वैलिड प्रोसेस से बनवाना चाहते हैं तो जानबूझकर डिले करते हैं, है ना। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन, महीने भर तक चीज़ें पड़ी रहती है, तो इंसान क्या मजबूरन होकर पैसे दे देता है। ठीक है, तो ये भी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता के कारण भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। पारदर्शिता में कमी, है ना। पारदर्शिता में कमी कैसे होती है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं उन पर किसी तरह का ज़्यादा कोई प्रभावी तंत्र नहीं होता है और भ्रष्टाचार को लेकर भी जो कानून है वो मजबूती से पालन उनका नहीं हो पा रहा है ना। भ्रष्टाचारी सामान्यतः छूट जाते हैं। इससे क्या होता है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। नैतिकता और मूल्यों में पतन कैसे देखा जा सकता है? जब लोगों का नैतिक मूल्य कमजोर हो जाएगा, अर्थात उनमें ईमानदारी, है ना, सत्यनिष्ठ जैसे गुण नहीं होंगे तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। अब
ये सब भ्रष्टाचार के कारण थे। अब इसका निवारण हम कैसे देख सकते हैं? भ्रष्टाचार का निवारण अगर हम देखें तो भ्रष्टाचार के निवारण के तहत, है ना, भ्रष्टाचार का निवारण में हम देखेंगे सशक्त संस्थाओं की कमी, है ना, जो मजबूत संस्थाएं होती हैं, जैसे मैं आगे बताऊंगा भारत में लोकपाल वगैरह, लोकपाल हो गया, सीबीआई हो गया, इस ये संस्थाएं तो है लेकिन इनको पर्याप्त सहायता मतलब पर्याप्त शक्तियां प्रदान नहीं है। कुछ साल पहले सीबीआई को, है ना, सीबीआई को कोर्ट ने क्या कहा था? पिंजरे में बंद तोते की संज्ञा दी थी, है ना, बंद तोते की संज्ञा दी थी। कहना क्या चाहते थे इसमें? ये कहना चाहते थे कि जैसे पिंजरे का तोता अपने मालिक के हिसाब से बोलता है, इसी सीबीआई भी केंद्र सरकार के हिसाब से कार्य करती है ना। सीबीआई जैसा मतलब केंद्र सरकार जैसा बोलती है वैसा ही सीबीआई कार्य करती है। तो सीबीआई की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठाए जाते हैं। तो ये इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि सशक्त संस्थाओं का जब तक गठन नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार का निवारण नहीं हो पाएगा। सक्रिय नागरिकता, है ना, नागरिकों के सक्रिय होना बहुत जरूरी है। मान लो कहीं पे भ्रष्टाचार हो रहा है तो लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर क्यों कर देते हैं? कि वो सोचते हैं कि हमें इससे क्या, है ना, हमें इससे क्या मतलब है। और जब यही बात उन पर बीतती है तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि काश हम उस समय अगर भ्रष्टाचार की इस बात पर आवाज उठा लेते तो आज हमारे साथ ऐसा नहीं होता। तो नागरिकों का जो निष्क्रिय दृष्टिकोण है वो भी भ्रष्टाचार में सहायक होता है ना। तो हमें सक्रिय नागरिकता की भूमिका निभानी होगी। सख्त कानूनों का पालन, है ना, अगर कानूनों का, मैंने जो ऊपर बताया था, कानून अगर अच्छे होंगे, मजबूत होंगे और उनका पालन अच्छे से किया जाएगा तो इससे भ्रष्टाचार के निवारण को बल प्राप्त होगा। संवेदनशील और ईमानदार नेतृत्व, देखो जो है, वर्तमान सरकार संवेदनशील भी है और ईमानदारी का भी ये प्रतीक बन रही है ना, ईमानदार भी है। आपने देखा होगा कि जो पहले वाली सरकारी थी उनमें बहुत सारे भ्रष्टाचार के केसेस दिखते थे, परंतु वर्तमान जो सरकार है उसमें अपेक्षाकृत कम भ्रष्टाचार के जो पॉइंट्स नजर आते हैं, है ना। पहले की सरकार में कोल स्कीम हो गया, 2G स्कीम हो गया, कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, ये चीजें आपको दिखने को मिलती थी, परंतु वर्तमान सरकार में काफी कम ये देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट आता है हमारा शिक्षा के जरिए जनसंचार और संज्ञान को बढ़ावा देना। अगर हम शिक्षा पद्धति को ऐसा मजबूत बनाएंगे जिससे लोग जागरूक बन सके और जो अपने अधिकार और कर्तव्यों को आसानी से समझ सके तो इससे भी भ्रष्टाचार में कमी आएगी और भ्रष्टाचार का निवारण होगा। नेक्स्ट आता है भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को दंडित करने के लिए कानूनों को नियमित रूप से लागू करना, है ना। तो इसके लिए भारत सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 बनाया है ना। बहुत सारे ऐसे नियम कानून है, लोकपाल हो गया, है ना, लोकपाल हो गया, लोकायुक्त हो गया, सीबीआई हो गया, सीवीसी हो गया, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इससे भी भ्रष्टाचार का निवारण होता है। भ्रष्टाचार के मामलों को मीडिया में उजागर करना, इससे क्या होता है? देखो, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। अगर मीडिया में कोई बात जाती है तो इससे लोग डरते हैं कि यार इससे हमारी ब्रांड वैल्यू में कमी आएगी और सरकार को लोगों की काली करतूतों के बारे में पता चल जाएगा, है ना। काले धन के उजागर करने में ये मीडिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अर्थात ये लोकतंत्र के सशक्तिकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी। कार्य स्तर पर कैमरे लगाना, कैमरे लगाने से क्या होता है कि लोग क्या होते हैं, कार्य स्तर पर कैमरे लगाए जाएंगे तो लोग ऐसी गतिविधियों में संलिप्त, पैसों के डायरेक्ट लेन देन में हस्तक्षेप, मतलब पैसों के डायरेक्ट लेन देन में भ्रष्टाचार जो बड़ा महत्वपूर्ण, पैसों के लेन देन से पैसों के अवैध लेन देन से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो कैमरे लगे रहेंगे तो इस चीज को थोड़ा बहुत तो कम किया जा सकता है। दंड और सजा का इस्तेमाल करना, है ना, दंड और सजा, है ना, कठोर होनी चाहिए और त्वरित मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कई दिनों तक वो केस पेंडिंग पड़ा रहे, लोग उसको भूल ही जाए। तो इससे भी भ्रष्टाचार, अगर इसमें देरी होगी तो भ्रष्टाचार को बल मिलेगा, है ना। हमें क्या करना होगा? दंड और सजा के इस्तेमाल को त्वरित रूप से आगे बढ़ाना होगा, तो इससे भ्रष्टाचार निवारण पर बल मिलेगा। एक और चीज यहाँ पे शायद छूट रही है, मैं बता देता हूँ। डिजिटल तकनीक को, अगर हम डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देंगे तो इससे भी भ्रष्टाचार के निवारण को बढ़ावा मिलेगा। कैसे मिलेगा? कि भ्रष्टाचार से क्या होता है, मतलब डिजिटल तकनीक से क्या होता है कि पैसों का लेन देन ऑनलाइन होता है और इसका रिकॉर्ड रहता है ना, इसका रिकॉर्ड बना रहता है
रिकॉर्ड बना रहता है तो इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार को मिटाने में सहायता प्राप्त होगी। अब भारत में भ्रष्टाचार निवारण के लिए कौन कौन सी संस्थाएं वो हम देख लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन के संतानम की जो एक कमेटी बनी थी उनके अनुशंसा पर 1964 में गठित हुई थी, है ना। बाद में इसको वैधानिक दर्जा दे दिया गया, है ना, वैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत में भ्रष्टाचार निवारण की एक महत्वपूर्ण संस्था है। लोकपाल, है ना, लोकपाल के लिए आपको पता होगी 2012 में अन्ना हजारे जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था जिसे अन्ना आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अरविंद केजरीवाल, है ना, कुमार विश्वास जैसे लोग इससे जुड़े हुए थे। तो लोकपाल का गठन किया जा चुका है। पहले लोकपाल आपको कमेंट सेक्शन बताइए कौन थे, वो वर्तमान लोकपाल कौन है। तो लोकपाल भी हर स्तर पर केंद्र स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, है ना, केंद्र स्तर के जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी जो भ्रष्टाचार की जांच करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आता है केंद्रीय जांच ब्यूरो, है ना, सीबीआई। आप देखते रहते होंगे कोई भी जांच अगर राज्य सरकार की पुलिसों के द्वारा नहीं होती है तो उसे सीबीआई को सौंप दिया जाता है। तो सीबीआई भी भ्रष्टाचार को समाप्त करने या कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन आपको मैंने अभी जो बताया था कि सीबीआई की जो भी कमजोर पक्ष है उसको भी हमको समाधान करना होगा, जैसे सीबीआई की स्वतंत्रता, लोकपाल की स्वतंत्रता, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्वतंत्रता। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, आरटीआई एक्ट, ये क्या करता है, जो सरकारी कार्य प्रणालियों में पारदर्शिता लाने का कार्य करता है ना। पारदर्शिता लाने से क्या होगा, भ्रष्टाचार में कमी आएगी और लोकतंत्र के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। लोक सेवा अधिकार कानून से भी भ्रष्टाचार के निवारण में मदद मिलती है। भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत भी भारत में भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है भ्रष्टाचार विरोधी पुलिस और न्यायालय। भ्रष्टाचार विरोधी पुलिस और न्यायालय जैसे गठित किए जाने चाहिए, इससे भ्रष्टाचार के निवारण में बल प्राप्त होता है। भ्रष्टाचार विरोधी नागरिक संगठन, है ना, ऐसे नागरिक संगठन बनाए जाने चाहिए जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठती है और जो लोग भ्रष्ट होते हैं उनको सजा देने या उनको समाज से बहिष्कृत करने का कार्य किया जाता हो। चुनाव सुधार से कैसे भ्रष्टाचार में कमी आएगी, चुनाव सुधार से एक मजबूत लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जन्म होगा जो भ्रष्टाचार के निवारण में सहायता होगी। डिजिटल लेन देन, जो मैंने अभी पहले बताया था कि अगर हम पैसों का लेन देन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से करेंगे तो इसका रिकॉर्ड रहेगा कि कितने पैसे किसको दिए हैं, तो इससे भी भ्रष्टाचार में कमी आएगी। भ्रष्टाचार का परिणाम क्या होता है, आर्थिक विकास में बाधा होती है ना। भ्रष्टाचार से आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। लोगों जो गरीब तबके के लोग और गरीब होते जाते हैं, अमीर और अमीर बनते जाते हैं ना, आर्थिक विकास में बाधा होती है ना। नेक्स्ट आता है गरीबी और असमानता में वृद्धि, है ना, गरीबी और असमानता में वृद्धि हो जाती है। एक इंडेक्स आती है असमानता के ऊपर, है ना, इंडेक्स आती है असमानता के ऊपर, उसमें भारत की असमानता काफी है, भारत में असमानता काफी व्याप्त है, ये बताया गया है। ऑक्सफॉर्म की वो रिपोर्ट आती है, ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट आती है, उसमें बताया गया। जन सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट, है ना। भ्रष्टाचार से क्या होगा, जैसे मान लो कि पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें अगर भ्रष्टाचार होगा तो जो अनाज वगैरह होता है ऊपरी स्तर पर ही बेच दिया जाता है और जो जो लाभार्थी वास्तविक लाभार्थी होता है उसे इसका लाभ नहीं मिल पाता है या कम लाभ मिल पाता है। न्याय और कानून के शासन का ह्रास, न्याय और कानून के शासन के ह्रास से ये तात्पर्य कि न्यायिक प्रक्रिया में कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है कि ये शासन द्वारा मतलब शासन के लिए कमजोर होती है ना। कानून के शासन का भी कानून व्यवस्था का कमजोर होना, है ना, लॉ एंड ऑर्डर का कमजोर होना भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। भ्रष्टाचार के परिणाम से क्या होता है, न्याय और कानून का भी ह्रास होता है। विश्वास में कमी आती है, भ्रष्टाचार होता है, अगर कोई व्यक्ति भ्रष्ट है तो उसके प्रति हमारे दृष्टिकोण बदल जाता है कि यार ये भ्रष्ट तरीकों से कुछ भी कर सकता है। इससे हमें क्या होता है, उस व्यक्ति के प्रति विश्वास में कमी हो जाती है, उस संस्था के प्रति विश्वास में कमी हो जाती है, या उस शासन प्रणाली के प्रति विश्वास में कमी हो जाती है, उस देश के प्रति विश्वास में कमी हो जाती है। तो भ्रष्टाचार से विश्वास में कमी हो जाती है। भारत में भ्रष्टाचार के आंकड़ों को अगर देखें तो 2005 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किए गए एक अध्ययन में
दर्ज किया गया है कि 62% से अधिक भारतीयों ने किसी न किसी समय पर नौकरी पाने के लिए एक सार्वजनिक अधिकारी को रिश्वत दी थी, है ना। ये 62% लोग ने किसने पाया है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। मतलब सरकारी नौकरियों में भी भ्रष्टाचार है। अगर कोई नौकरी प्राप्त करना चाह रहा है तो उसे मतलब रिश्वत देनी होगी या ऐसी भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होना होगा। 2008 में एक अन्य रिपोर्ट में दिखाया गया है कि लगभग 50% भारतीयों को रिश्वत देने या सार्वजनिक कार्यालय द्वारा सेवाओं को प्राप्त करने के लिए संपर्कों का उपयोग करने का प्रत्यक्ष अनुभव था। 2022 में उनके भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ने देश को 180 देशों में से 85वें स्थान पर रखा। इस पैमाने पर जहां सबसे कम रैंक वाले देशों को सबसे ईमानदार सार्वजनिक क्षेत्रक माना जाता है, भारत को कौन से स्थान पर रखा, 180 में 85वें स्थान। समझ रहे हैं, मतलब एक पहले नंबर वाला अगर सबसे कम भ्रष्ट है तो भारत 85वें नंबर पर आता है ना। तो भारत की स्थिति देख लीजिएगा, आप 85वें नंबर पर है। तो भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति काफी गंभीर है और इसके समाधान के लिए हमको निरंतर प्रयास करना होगा। निष्कर्ष क्या देख सकते हैं इसका, व्यापक भ्रष्टाचार की जड़ें संस्कृति और इतिहास में हो सकती है, लेकिन फिर भी ये एक आर्थिक और राजनीतिक समस्या है। भ्रष्टाचार अकुशलता और असमानता का कारण बनती है। ये एक लक्षण है कि राजनीतिक व्यवस्था व्यापक जनहित की कम चिंता के साथ काम कर रही है ना। तो हमें मतलब भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए हर स्तर पर प्रयास करना। हम निजी स्तर पर क्या कर सकते हैं, भ्रष्टाचार के लिए, भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए क्या कर सकते हैं, जो नियम कानून वगैरह बने हैं उनका मजबूती से पालन करें, है ना। यदि कोई हमें भ्रष्टाचार देता है या यदि कोई हमें रिश्वत देता है या रिश्वत लेते हैं, हम किसी को देख लेते हैं तो उसकी हम वीडियोग्राफी कर सकते हैं, है ना, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, है ना। और ये सरकारी अधिकारियों को, ऐसे अधिकारियों को पहुंचाए जा सकते हैं जो लोकपाल को लेकर सशक्त रहते हैं या भ्रष्टाचार को कमी के लिए प्रयासरत रहते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दे सकते हैं, है ना, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दे सकते हैं, है ना। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देंगे तो भ्रष्टाचार में कमी आएगी। चौथा क्या होता है, सामाजिक जन जागरूकता, है ना। हम अपने आसपास के लोगों को इस तरह से जागरूक करें कि वो भ्रष्टाचार के साधनों को अपनाने से बचें। चौथा क्या हुआ, हमारे नैतिक आदर्श, है ना, नैतिक आदर्श। हम जितने ईमानदार होंगे लोग हमसे प्रेरणा लेंगे और अन्य लोग भी उसमें शामिल होने का प्रयास करेंगे। तो हम जितने रूप से नैतिक अच्छे गुणों को धारण करेंगे, जैसे ईमानदारी, सत्यनिष्ठता, है ना, इन चीज़ों को हम धारण करेंगे तो अगर हम भ्रष्टाचार को कम करेंगे तो स्वभावतः हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए वो भी भ्रष्टाचार को कम करेंगे। तो सबसे पहले ये काम होना चाहिए, जो व्यक्ति ये वीडियो सुन रहा है या जो भी व्यक्ति इस चीज़ को देख रहा है, स्वयं वो अगर भ्रष्टाचार नहीं करेगा तो समाज में भ्रष्टाचार समाप्त होगा, है ना। तो इससे हम भ्रष्टाचार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का वीडियो ये समाप्त करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।